हेलो गाइस, मैं मयंक। वेलकम बैक टू देसी तड़का भाई मयंक। आज हम आपके लिए लाए हैं दो मूवीज का रिव्यू। फर्स्ट मूवी है टीकू बेड्स से और दूसरी मूवी है -31 दी नागपुर फाइल। इन दोनों मूवीज का रिव्यू करेंगे आज। चलिए चलते हैं सीधा वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करें। फर्स्ट मूवी आपकी टीकू बेड्स से। करीब 6-7 साल पहले इरफान खान के साथ डिवाइन लवर्स के नाम से कहने वाली कंगना ने इसी फिल्म को टीकू बेड्स सेव के नाम से प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी वही है, बस फिल्म का शीर्षक कंगना रनौत ने अपनी हिट फिल्म तन्नू बेड्स मन्नू के नाम से मिलता जुलता रख दिया है, ताकि दर्शकों को लगे कि वह एक फ्रेश कहानी लेकर आए। लेकिन जिस तरह से लिबास बदलने से इंसान की हकीकत नहीं बदल जाती, उसी तरह से इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। रिवॉल्वर रानी बनाने के बाद निर्देशक साई कबीर को कन्नौत और इरफान खान के साथ बनाना चाह रहे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उस समय साई कबीर फिल्म नहीं बना, और जब तक वह ठीक होकर आते इरफान साहब दुनिया छोड़कर जा चुके। जब दोबारा साई कबीर ने कन्नौत को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया तो कंगना रनौत ने सोचा कि उस समय फिल्म नहीं बन पाई, तो अब खुद फिल्म का निर्माण करते हैं। इरफान खान की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अपनी खुद की भूमिका में अवनीत कौर का चयन करके फिल्म शुरू कर दी। फिल्म टीकू बेड्स सेव की कहानी टीकू और सेव नाम के दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सेव मुंबई में जूनियर आर्टिस्ट है, लेकिन उसका एटीट्यूड किसी स्टार से कम। टीकू भोपाल की रहने वाली एक साधारण परिवार की लड़की जो मुंबई आकर एक्ट्रेस बनना चाहती, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि भोपाल से मुंबई अपने सपने को पूरा करने के लिए कैसे। इसी बीच सेव के लिए टीकू के परिवार से शादी का रिश्ता आता है, लेकिन टीकू इसलिए मना कर देती है क्योंकि वह किसी और से प्यार कर। टीकू का बॉयफ्रेंड उसे सलाह देता है इस शादी से वह मुंबई पती है। टीकू शादी करके मुंबई सेव के घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंच जाती, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा है और वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता। साल 2014 में रिलीज हुई रिवॉल्वर रानी के बाद निर्देशक साई कबीर ने टीकू बेड्स सेव का निर्देशन किया है। इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद ही अमित तिवारी के साथ मिलकर लिखी। इस फिल्म के जरिए एक खास संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से लोग चकाचौंध भरी दुनिया में अपने होश खो बैठते हैं। फिल्म का वन लाइन कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब इसका विस्तार देखकर पर्दे पर उतारा जाता है तो वहाँ फिल्म के लेखक और निर्देशक की काबिलियत का पता चलता। फिल्म की लिखावट इतनी सुस्त है कि फिल्म के बहुत सारे भावनात्मक सीन दिल को छू नहीं पाते। यही चूक साई कबीर से फिल्म रिवॉल्वर रानी के समय हुई थी और फिल्म बड़ी मुश्किल से अपनी लागत निकाल। टीकू बेड्स सेव में साई कबीर ने जो मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पर बहुत ही प्यारी सी हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन फिल्म असल मुद्दे से कहीं और ही भटक जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि साई कबीर ने एक बार निरसक के तौर पर निराश किया है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि कंगना रनौत एक है। कई बार उन्होंने खुद को साबित भी किया है, अब निर्देशक भी बन गई है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परफॉर्मेंस की बात करें तो हर भूमिका में अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन अगर रोज घर पर पकवान बने उसे खाकर मन ऊब जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परफॉर्मेंस में बस वैसी ही बात नजर आती। एक एक्टर के तौर पर उन्हें अपने परफॉर्मेंस में वैरायटी लानी चाहिए। इस बात को नवाजुद्दीन सिद्दीकी जितनी जल्दी अमल में लाएं तो करियर के लिए बेहतर साबित होता है। अफवाह जोगिया सारा के बाद इस साल उनकी यह तीसरी फिल्म रिलीज और इस फिल्म में भी उन्होंने निराश ही किया है, जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे अभिनेता से एक बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद होती, लेकिन इस फिल्म में उनके करियर की सबसे खराब अवनीत कौर ने अपने किरदार में पूरी तरह से ढलने की कोशिश तो की, लेकिन उसे ठीक से निभा नहीं पाई। विपिन शर्मा और जाकिर हुसैन जैसे प्रतिभाशाली कलाकार से थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन उनके काम का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी ये वन टाइम वॉच एक अच्छा मैसेज देने वाली मूवी है, आप इसको एक बार देख। अब आते हैं अपनी सेकंड मूवी -31 दी नागपुर फाइल। जब देश में कोरोना अपने चरम पर था तो कुछ लोग इसे आपदा के अवसर बनाने लगे। कोरोना महामारी के दौरान अचानक रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ गई। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई कम होने लगती है, तो इसकी कालाबाजारी बढ़ जाती है। कोरोना महामारी के दौरान जब रेमडेसिविर इंजेक्शन डिमांड बढ़ी और इसकी सप्लाई कम हुई तो इसकी कालाबाजारी भी बढ़ गई। आलम यह था कि उन दिनों नागपुर जैसे शहर रेमडेसिविर
इंजेक्शन 40,000 रुपए में बिकने लगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से एक मर्डर मिस्ट्री जोड़कर निर्देशक पैतिक मोहितो ने एक कहानी गढ़ दी। -31 दी नागपुर फाइल्स। फिल्म -31 दी नागपुर फाइल्स की शुरुआत एक मर्डर मिस्ट्री से होती है। शहर के एक नामी बिजनेसमैन की हत्या करके जहां पर कोरोना से मर रहे लोगों को जल प्रवाह किया जाता है, वहीं पर उसकी लाश को फेंक कर एक शख्स चला जाता। शख्स की पहचान इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वह मास्क पहने हुए था। पुलिस की तहकीकात शुरू होती है। पुलिस हत्या के कारणों के तय में जांच करती। कहानी की शुरुआत ठीक क्राइम पेट्रोल के किसी एपिसोड की तरह होती, लेकिन क्राइम पेट्रोल शो की तरह रोमांच पैदा नहीं कर पाती। क्राइम पेट्रोल की यह खासियत होती है कि अगर अपने 5 मिनट शो देख लिए तो जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक टीवी से नजर हटती नहीं। लेकिन यहाँ मामला उसके एकदम उल्टा। फिल्म -31 दी नागपुर फाइल्स में ऐसा कोई टर्न और ट्विस्ट नहीं जो दर्शकों को सीट से बांध रखे। फिल्म में सब इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे। रुचा ईमानदार को लो ब्लड शुगर है, इसलिए घर पर उसका बर्ताव अपने पिता के साथ चिड़चिड़ा रहता। उसके पिता रघुवीर यादव को हाई ब्लड शुगर है, इसलिए उनका भी बर्ताव चिड़चिड़ापन रहता है। इसलिए बाप बेटी में अक्सर कहासुनी होती है, लेकिन ड्यूटी के दौरान सब इंस्पेक्टर बिल्कुल सामान्य रहती है। वहाँ उसके लो ब्लड शुगर का असर नहीं दिखता। फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी को हमेशा नशे में धुत ही दिखाया गया है, चाहे वह ड्यूटी पर हो या फिर फॉरेंसिक लैब तो बिल्कुल भी लैब जैसा नहीं लगता। फिल्म में आर्ट डायरेक्टर की भारी चूक दिखती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन टीम की तरफ से उसे जरूरी सामान मुहैया। फिल्म के लेखन में जो गंभीरता नजर आनी चाहिए वह पूरी फिल्म में कहीं नजर नहीं। शहर के इतने बड़े मैन की हत्या हो गई, इसके परिवार का कहीं अता पता नहीं। शायद बाद में लेखक को यह बात का ख्याल आया होगा कि हत्या हुए 2 दिन हो गए, अब तो परिवार की एंट्री होनी चाहिए। सीधा पत्नी की एंट्री अपने भाई के साथ फॉरेंसिक लैब में होती है। वहां पहले से मौजूद सब इंस्पेक्टर मृतक की बॉडी देने से इनकार कर दे कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी मृतक की बॉडी नहीं। यहाँ पर फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम एक ही जगह पर दिखाया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी ही पोस्टमार्टम भी करता दिखता है। इस बात से मृतक की पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतिम संस्कार के लिए बॉडी कब मिली। वह घर पर आ जाता, आराम से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाता। पति का अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ और वह इनान से घर में एक्सरसाइज कर रहे। निर्देशक को लगा होगा कि इस तरह पत्नी को पेश करने से लोगों को शक होगा पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवाई। यह लेखक और निर्देशक की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन आम जीवन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शक की सुई साले पर भी घूमती है। यह फिल्म के निर्देशक का अपना नजरिया है, इससे आम दर्शक बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। जहाँ तक फिल्म में परफॉर्मेंस की बात हो तो रघुवीर यादव के अलावा किसी का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं लगा। यहाँ तक कि रघुवीर यादव क्लेवर के कलाकार हैं, जिस लेवल के कलाकार है, के मुताबिक फिल्म निर्देशक उनसे काम नहीं निकाल पाए। जया भट्टाचार्य ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी की जो गरिमा होती है वह उनमें नजर नहीं आई। रुचा ईमानदार ने सब इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। इस भूमिका में वह कुछ खास नहीं जमी, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा रहा। अगर उनको सही मौका मिले तो वह खुद को साबित कर सकते। राजेश शर्मा तो आधी फिल्म में डेड बॉडी के रूप में ही नजर आए, इसलिए उनसे अच्छा काम की उम्मीद करना ही बेकार है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, संकलन, बैकग्राउंड म्यूजिक सामान्य। फिल्म का गीत संगीत सुनकर तो माथा चकरा जाता। यह मूवी कुछ खास अच्छी नहीं बन पाई, ना ही फैंस को इससे कोई उम्मीद। तो आप अगर कोई हल्की फुल्की या कोई नई मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मूवी इतनी अच्छी नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इन दोनों मूवी अच्छी लगी, उन मूवीज का कौन सा सीन अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।